हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज अपन लोग चर्चा करने वाले हैं सीटेट जनवरी 2024 में जो एग्ज़ाम का परीक्षा का आयोजित किया गया था, उसी के जो 6 टू 8 का पेपर था, उसके गणित भाग का आज हम चर्चा करने वाले हैं। और वह सभी क्वेश्चन का चर्चा करेंगे हम 6 टू 8 के गणित वाले पार्ट का, जो आपको पूछा गया था, यानी कि पेडागोगी को छोड़कर जितने भी कंटेंट आधारित क्वेश्चन थे उसका जो है चर्चा करेंगे। पेडागोगी का नहीं करेंगे, यानी कि शिक्षण शास्त्र छोड़ के। कुल जो है सो 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 20 नंबर का जो है सो मैथ्स में बनाने वाला रहता है, साइंस में 20 रहता है और 20 नंबर का जो है सो आपको शिक्षण शास्त्र रहता है। तो उसी में जो है 20 नंबर का जो मैथमेटिक्स का पार्ट रहता है, इस 60 नंबर में उसी का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन कम भी हो सकता है, तो इसके लिए जो है सो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के सभी क्वेश्चनों का बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या है। यदि देखा जाए तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है पहला क्वेश्चन है कि किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD इस प्रकार है कि एंगल CBD जो है 12x है, एंगल ABD 7y और एंगल ADB 60 डिग्री और एंगल CDB 28 डिग्री है, तब 2x + 3y का क्या मान होगा, यह बताना है। और आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आइए जान लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसी के बारे में जान लेते हैं। जब हमको उसका बेसिक नॉलेज हो जाएगा तो यह क्वेश्चन जो है सो आपको हलवा लगेगा, बहुत ही आसान। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। आपको देखिए यहाँ पर एक फिगर दिख रहा है, जो एक समांतर चतुर्भुज है, जिसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहा जाता है। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं यह होती है कि इसकी भुजा सम्मुख भुजाएं जो है समांतर और समान होती है। ठीक है, समांतर यानी कि एक दूसरे के, ये देखिए पैरेलल है, और ये जो है सो एक दूसरे से इक्वल भी रहता है। AB जो है सो DC के इक्वल है और BC जो है वो AD के इक्वल है, और ये एक दूसरे के पैरेलल भी है। इसका जो है सो प्रथम प्रॉपर्टी यही होता है। यदि हम दूसरा देखें तो सम्मुख कोण बराबर है, यानी कि एंगल A जो है सो एंगल C के इक्वल्स होगा और एंगल B जो है सो एंगल D के इक्वल्स होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है सो सम्मुख कोण भी जो है इसका आपस में बराबर है। उसके बाद देखिए कि कर्मागत या आसन कोण जो है सो संपूरक है। यदि बात करें, इसको कर्मागत या आसन कोण भी बोला जाता है। ये दोनों जो है सो संपूरक होगा। एंगल A जो है सो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि कंप्लीट ये जो है सो आपका संपूरक होगा। और यही बात करें तो एंगल A प्लस एंगल B की बात करें तो यह भी 180 डिग्री होगा। उसी तरह से B और C को करेंगे तो 180, और ये दोनों भी 180, यानी कि इसका जो आसन कोण है वो संपूरक होगा। ठीक है, आप बोल दीजिए कर्मागत या आसन कोण, जो भी बोल सकते हैं बोल दीजिए। इसके बाद यदि एक भी इसका समांतर चतुर्भुज का यदि कोई भी कोण यदि 90 डिग्री हो गया तो इसका चारों कोण जो है सो 90 डिग्री होगा। तो इस केस में या तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा या ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं प्रॉपर्टीज। उसके बाद देखिए कि आगे कहा गया है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को जो है सो समद्विभाजित करती है, यानी कि देखिए ये जो ये और ये बराबर होगा और ये बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को जो है विकर्ण समद्विभाजित कर रहा है। और उसके बाद देखिए 6 नंबर पॉइंट पर दिया गया है इसका प्रॉपर्टीज कि ये ट्रायंगल जो होता है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे का जो है सो सर्वांग सम है, जिसको कॉन्करेंट बोला जाता है, कि ये सर्वांग सम है। और अगला जो 7 नंबर पॉइंट देखिए, इसमें प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है कि इसके चारों साइड का स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यदि बात करें तो 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इसके पैरेललोग्राम के जो है सो डायगोनल के, दोनों डायगोनल के स्क्वायर के बराबर होगा। ये एक प्रॉपर्टी है। तो इतना कुछ आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले जो है सो यह चीज़ जान लेना भी जरूरी है कि पैरेललोग्राम से संबंधित और बहुत सारे क्वेश्चन आता है। तो पैरेललोग्राम से ये रोम्बस आता है, उसी के अंतर्गत जो है सो आपको रेक्टेंगल है, और उसी के अंतर्गत जो है सो आपका स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अब क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि किसी समांतर चतुर्भुज आपका, यानी कि पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ है। तो ये आप मान लीजिए कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, जिसमें दिया हुआ है कि BD इसका जो डायगोनल है विकर्ण इस प्रकार है कि ये CBD ये 12x है, और यही बात करें ABD का तो ये 7y दिया हुआ है। उसके बाद एंगल ADB जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये 60 डिग्री है। और उसके बाद यदि बात करें तो एंगल CDB 28 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपका 28 डिग्री है ये एंगल।
तो 60 को और 28 को जोड़ेंगे तो ये 88 होता है, यानी कि एंगल डी का जो मान है आपके पास आ गया 88 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास 88 डिग्री है। जब देखेंगे तो एंगल ए और एंगल डी एक दूसरे के जो है सो आसन कोण है, तो इन दोनों का एंगल का सम जो है सो 180 डिग्री होगा, यानी कि ये सप्लीमेंट्री होगा अपने आप में। और आपको एंगल डी 88 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ से आप यदि बात करें तो एंगल ए आ जाएगा वो इस 180 माइनस 88 कर देंगे। तो आप देख लीजिए, इसमें से यदि घटाएंगे तो आपका ये 92 होगा। तो ये एंगल 92 डिग्री, ये 92 डिग्री है, तो इसके सम्मुख का कोण इक्वल होगा, ये भी 92 डिग्री, और ये इसके सम्मुख का कोण है तो ये भी 88 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, स्पष्ट रूप से सभी एंगल अपने पास आ गया है कि कौन सा एंगल जो है सो कितना है। ठीक है, ये आपके पास जो है सो ए बी सी और डी। तो यदि बात करें तो ये जो है एंगल 12 है एक्स है, और ये 7 वाई है, और अपने पास ये आ गया था 92 और ये है 60। तो यदि यहाँ से इस ट्रेंगल को लेंगे तो 92 प्लस 60 हो जाएगा आपका कितना 152, और 152 प्लस 7 वाई, ट्रेंगल के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। यदि इस 180 में से 152 को घटाएंगे तो 28 होगा, यानी कि y बराबर आपका यहाँ से 4 आ गया। ठीक उसी प्रकार करेंगे, ये 28 दिया हुआ है, और ये यदि 92 है, तो ये संपूरक कोण के कारण ये एक दूसरे का जो है सो संपूरक होता है, सॉरी इक्वल होता है, ये सम्मुख कोण जो है इक्वल होता है। एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, तो ये भी 92 होगा। तो 92 और 28 को जोड़ेंगे तो आप देख लीजिए कि 12x बराबर 180 माइनस 92 प्लस 28, इसको जोड़िए 8 2 10 9 2 11 1 12, यानी कि 120। यदि 180 में से चला जाएगा 120 तो 60 बचेगा, तो x बराबर 5। तो यहाँ से आपके पास आ गया x बराबर 5 और y बराबर जो है सो आपका आ गया 4। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 × 5 प्लस 3 × 4। 2 से 5 को गुना करेंगे 10 होगा, और 3 को 4 से करेंगे 12 होगा, 12 और 10 22, यानी कि इसका सही आंसर जो है वो 22 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई, इनमें से कौन सही है उसके बारे में बताना है आपको। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो दिया हुआ है कि एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित है। तो आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप में होता है, और जहाँ पर q जो है सो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ये इसका प्रॉपर्टीज है, इतना जान लीजिए। उसके बाद यदि इसमें देखें फर्स्ट स्टेटमेंट को, तो पूछा गया है, बताया गया है कि परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित है। तो सही बात है कि -1 भी परिमेय संख्या है, -2 भी परिमेय संख्या है, 0 भी है, 1 भी है, सब है। तो पहला स्टेटमेंट अपने आप में सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि 0 परिमेय संख्या नहीं है। अब मान लीजिए कि 0/1 0/2 0/3 लिख सकते हैं, ये p/q के रूप में भी है, और q नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ऐसा संभव नहीं है कि 0 परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, हो सकता है। इसीलिए ये ऑप्शन जो है सो ऑप्शन बी गलत है। यदि हम देखें तो ए सही है और बी गलत है, उस हिसाब से आगे ऑप्शन तो चेक करना भी नहीं है। ये बी गलत है और बी गलत है, तो या तो सी सही होगा या ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ए भी सही है, इसका जो सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, ए और सी दोनों सही है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए यहाँ पर एक जो है आपको गुणनखंडों में से एक गुणनखंड निकालना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, ये PQX है प्लस, अब क्या करिए इसको एक्सपेंड कर दीजिए, खोल दीजिए पूरा मल्टीप्लाई करके। वहीं यहाँ पे हम कर रहे हैं p² - y - py - pz - z। अब क्या कीजिए, यहाँ पर ले लीजिए p² x कॉमन, ये होगा p + 1। ठीक है, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए py, तो ये हो जाएगा p + 1। यहाँ पर -z कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा p + 1। यदि देखा जाए तो इस ऑप्शन में, इसमें और इसमें p + 1 तीनों में है, तीनों में से p + 1 कॉमन ले लेंगे। जब p + 1 कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा p² x, इसमें बचेगा -py, और इसमें बचेगा -z। तो देखिए एक फैक्टर इसका p + 1 है, और एक है p² x -py और -z। तो वो जो है आपका ऑप्शन सी है, इसीलिए इसका सही आंसर जो है सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको कुछ नहीं किए, पहले इसको जो है आपस में एक्सपेंड कर दिए, इस गुणनखंड को, उसमें से जो कॉमन आया कॉमन ले लिए, और जब एक दूसरे का ये मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये आपस में इस पूरे का जो एक दूसरे का ये गुणनखंड भी अपने आप हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है कि x बराबर जो है सो
आपको इतना दिया हुआ है, तो x में जो है सो क्या जोड़ा जाए कि योगफल जो है 1.1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है सो बहुत साधारण तरीका क्वेश्चन है, जोड़ घटा हुआ क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा जो है सो ऐसा नहीं है, बस कैलकुलेशन का ऐसा क्वेश्चन दिक्कत रहता है। तो आप क्या कीजिए, पहले प्लस वाला जितना भी है वो सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, 1.011 है, तो ये लिख दिए यहाँ पे। फिर देखिए पॉइंट के सामने में पॉइंट ही रहने दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है 10.11, तो यहाँ पे अगर नहीं कुछ है 0 कर देंगे, और उसके बाद है 0.1011। अब यहाँ पे कुछ नहीं, सामने में 0 लगा लीजिए। अब ये सभी को जो है सो ऐड कर लीजिए, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 11 हो गया। इस सभी का सम यदि हम देखेंगे तो 11.2221। अब इसमें से इसको घटाइए, तो ये माइनस वाला जो है सो आपका बड़ा है, तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा में से कम को भी घटा सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, 12 में से जो घटाना है आपको 101, तो ज़्यादा वाला ऊपर रहेगा, इतना कन्फर्म रखिए, और जो कम है वो नीचे रहेगा, वो साइन से ऊपर में साइन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। 2221 यहाँ पे जो नहीं वहाँ पे 0 लिखेंगे सामने में, इसको हटाइए। अब इसको घटाइए, 10 में से 1 गया 9। अब ये जब एक इधर से ले लिए तो 10 बचेगा, 8 7, और इधर यदि बात करें हम तो 8 बचा, और ये हो गया 0। तो 8 7 8 9 आपका माइनस में जो है, माइनस में 0.8789। अब बोल रहा है कि इसमें जो है कितना जोड़े, जो है कि इसमें मान लीजिए कि हम t जोड़ दिए, तो 1.1 हो गया। ठीक है, तो आप देख लीजिए किस तरह से जो है इसको बनाया गया है। यदि इसको इस साइड ही रहने देंगे तो 1.1 प्लस, तो सामने चलिए रखते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, 8 7 8 9, तो 9 8 7 9, और ये इसका जो है 1.9789 जो है सो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका जो है सो सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद 324 रुपये में बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपया है। यदि वह उसे वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि वस्तु का यदि अंकित मूल्य x रुपया है, तो 28% की छूट देने के बाद वस्तु का जो कीमत हो जाएगा वो x का 72%, यानी कि ये रह जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपका 324 के बराबर दिया हुआ है। यदि हम बात करें यहाँ से 18 से काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, 18 से 1 और 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसको यदि यहाँ से करेंगे तो ये 25 बार में जाएगा, तो x इक्वल्स टू हो गया 25 × 18, तो ये हो जाएगा x बराबर 450। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा वो आ जाएगा आपके पास x इक्वल्स टू 450। ये 450 वस्तु का अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य 3 से दिया हुआ है, और इसी अंकित मूल्य पर 18% का छूट देकर, तो 18% का छूट दीजिए, यानी कि इसको जो है सो 82% पर बेचा जा रहा है। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो x जो है ये 369 आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वल्स टू, सॉरी ये x छोड़ दीजिए, x का मान दिया हुआ है आपका। तो जब नया 18% छूट देंगे अंकित मूल्य पर, तो उस समय जो विक्रय मूल्य आएगा आपका, वो विक्रय मूल्य आएगा आपका 369, और क्रय मूल्य आपका पहले से दिया हुआ है, क्रय मूल्य है आपका 300। तो लाभ प्रतिशत यदि ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 69 बटा क्रय मूल्य गुने 100। 1 से 3 बार में जाएगा। ठीक है, और 3 से 23 बार में जाएगा, यानी इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसके आधार की परिधि जो है सो 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन निकालना है मीटर क्यूब में। ठीक है, तो देखिए कि यदि बात करें तो लंबवृत्तीय बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πRh, और वो दिया हुआ है आपका 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसको हम देखें तो ये 22 बार में जाएगा। ठीक है, और ये 2 को 0 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 लिए, और r और h रहा, और ये 2200 रहा, ये 100 बार में चला जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए 100 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है RH जो है वो RH इक्वल्स टू हो जाएगा, R और H जो हो जाएगा आपका RNH बराबर 100 × 7। ठीक है, ये 700 आ गया। अब बोल रहा है कि उसका परिधि जो है, आप जान लीजिए कि जब ये सिलेंडर है तो इसका जो बेस होता है वो एक सर्कल होता है। तो सर्कल का परिधि 2πr, और 2πr बराबर 110 है। तो इससे यदि करेंगे तो 2 × 22/7 × r। ठीक है, तो ये 22 इक्वल्स टू 110।
तो 22 पंचे 10, ठीक है। अब 5 सत्ते 35/2, तो आर जो है आपका 35/2 हो गया, ठीक है। तो आर एच बराबर 700 है और आर बराबर 35/2 है, ठीक है। तो 700 गुने 2/35, 35 दूना 70, एच बराबर 40, ठीक है। तो एच बराबर आपका 40 आ गया। यहाँ पे लिख लीजिए कि एच जो है एच इक्वल्स टू 40 है और आर बराबर जो है सो 35/2 है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बेलन का आयतन होता है पाई, तो 22/7, आर स्क्वायर तो 35/2 गुने 35/2, ये हो गया। और आगे वहीं बात करें तो एच है 40, यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंचे 35, ठीक है, 2 दूनी 4 दाइन 40, तो इसका हो गया आपको एरिया 22 गुने 35 गुने 50। तो यदि इस सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 3850 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका वॉल्यूम आ गया आपका 3850 सेंटीमीटर क्यूब। यदि इसी को मीटर क्यूब में बदलना है तो 1/10 लाख से जो है इसको भाग दिया जाएगा। तो 5 है और 1 जीरो कमी है, तो यहाँ पर 0.3 है, क्योंकि पॉइंट का जीरो का कोई महत्व नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि 8 अंकीय संख्या आपको दिया हुआ है और 72 से विभाज्य है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यदि कोई भी संख्या 72 से विभाज्य करना, वो 8 और 9 से विभाज्य होगा ही होगा। तो ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को जब नहीं दिया हुआ है तो इस तरह के क्वेश्चन को जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से जो है सॉल्व करने में सही रहेगा। जहाँ पे ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा वहाँ पर जो है सो छोड़ देना। तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं, एक्स को 8 और वाई को 5, तो 9 4 7 1, एक्स है 8 9 5 2। तो और 8 और 9 से जो है डिविजिबल का रूल है कि 8 से डिविजिबल का रूल है कि अंतिम 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए और 9 से इसका समेशन जो होता है, अगर 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो इसका मतलब पूरा संख्या भी 9 से डिविजिबल होगा। जोड़िए, 9 4 13, 13 7 20, 1 21, 8 29, 9 38, 5 43, 43 2 45, यानी कि ये 9 से डिविजिबल है। अब इसको 8 से देखिए, 952 जो है सो 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 8 से एक बार में यहाँ पे जाएगा, तो एक बार में 7 8 हमें 72 सही है। इसका ऑप्शन ए जो है सो 8 और 5 रखने पर ये 72 से संख्या डिविजिबल है। अब ऑप्शन नंबर 2 का चेक करते हैं, ठीक है। 9 4 7 1, यहाँ पे ले लिए 4 9 9 और 2। तो देखिए 9 4 13, 7 20, 1 21, 4 25, 9 34, 34 और 9 43, 43 2 45, यानी कि ये संख्या 9 से डिविजिबल है, क्योंकि 45 जो है 9 से डिविजिबल है, इसीलिए संख्या भी 9 से। अब 8 से देखिए, अंतिम 3 डिजिट को चेक कीजिए 8 से, तो 8 1 8, 1 पे 1, 8 दूनी 16, 3 8 चौके 32, यानी कि ये भी सही है ऑप्शन। तो ऑप्शन जो है सो बी भी आपका सही है। ऑप्शन सी चलिए चेक करते हैं, 9 4 7 1, एक्स के जगह पे 9 रखेंगे, 9 5 2। अब पहले 8 से ही चेक कर लेते हैं अंतिम 3 डिजिट, 8 1 8, ठीक है। तो 8 1 8 तो ये हो जाएगा, 8 1 8 दीजिएगा तो 1 बचेगा 5, 8 1 7 8 9 72। अब इसका समेशन देखिए, 9 4 13 7 20, 1 21, 21 9 30, 9 39, 39 5 44, 44 2 46, यानी कि 46 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। इसीलिए इसका सही आंसर जो है सो ये होगा कि ये संख्या जो है 8 अंकीय संख्या जो है सो, जब यदि एक्स को 9 लेंगे और वाई को 5 लेंगे तो 72 से विभाज्य जो है सो नहीं होगा, ठीक है। तो ये कथन जो है सत्य नहीं है और सब कथन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका एक ए बी और सी डी दिया हुआ है और जिसमें एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योग बोल रहा है। तो देखिए, यदि प्रथम में देखेंगे, प्रथम दृष्टि से यदि देखा जाए तो ए में जो है सो एक्स स्क्वायर का -2 है, एक्स का 12 है, ठीक है। यदि वहीं बात करें बी में तो एक्स स्क्वायर का 3 है और वाई का एक्स का -8 है। यदि वहीं सी में बात करें तो -4 है। यदि वहीं डी में बात करें तो 1 और -1 है, तो ये तो चला गया, -8 -4 -12 और ये -12 कट गया। अब बचा -2 और +3, यानी कि प्लस का 1। ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि PQR जो है सो एक त्रिभुज है, ठीक है।
त्रिभुज मान लीजिए पी क्यू आर एक त्रिभुज है और बोल रहा है कि पी क्यू में जो है ये एंगल पी 55 डिग्री दिया हुआ है और क्यू आर जो है सो 18 सेंटीमीटर है। तो इसमें से पी क्यू आर जो है एक अधिकोण विषमबाहु है। तो जो भी ट्रायंगल अधिकोण होता है उसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो आप देख लीजिए यदि ऑप्शन आर में यदि यहाँ पर रखेंगे 25 तो ये तो ठीक है कि ये 25 55 25 80 ही होगा तो ये 100 हो जाएगा, लेकिन पी क्यू 18 सेंटीमीटर नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे विषम बाहु है। ज्यों ही अगर पी क्यू को हम 18 ले लेंगे तो दो साइड इक्वल हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। तो अब बचा हमारे पास ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को यदि देखें हम लोग तो आर 15, तो ये 15 ले सकते हैं, ये 15 लेंगे तो 55 15 70 तो ये 110 हो जाएगा, ठीक है। और पी आर जो है सो 18 से बड़ा हो सकता है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक आंकड़ा दिया हुआ है आपके पास, देख लीजिए ऐसे ऐसे करके आंकड़ा है और होता क्या है गलती से कि 3 की जगह पर 33 और 8 को 18 से प्रतिस्थापित करने पर जो है आंकड़ा का माध्यक जो है सो y हो जाता है। तो x और y में क्या चेंजमेंट है? 4 ऑप्शन है, आपको दिख भी रहा होगा। तो माध्यक निकालने का, मीडियन निकालने का तरीका होता है। सबसे पहले जो आपका जो है सो ये संख्या दिया हुआ था पहले से, इसको जो है सो आपको बढ़ते क्रम में सजा लेना है। बढ़ते क्रम में सजा लिए। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म काउंट करेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि मिडिल टर्म यदि इसमें देखा जाए तो चौथा और पांचवा टर्म जो है इसका मिडिल टर्म होगा, क्योंकि ये संख्या जो है पद जो है सो इवन नंबर में है। तो चौथा और पांचवा यानी कि 17 और 21 जो है इसका मिडिल टर्म है। तो क्या किया जाएगा, इसका माध्यक निकालने के 17 और 21 को जोड़ देंगे तो 17 और 21 जो है सो आपका हो जाएगा 7 1 8 2 1 3, और इसमें 2 मिडिल टर्म है इसीलिए इसका जो है सो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 19 आ गया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जब संख्या समान रूप से पहले जैसा ही रहा तो वहां पर माध्यक जो है सो 19 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि 3 और 8 को प्रतिस्थापित करने के बाद यानी कि 3 के जगह पे 33 कर दिया गया, ठीक है। 3 के जगह पे जो है सो 33 और 8 के जगह पे 18, इसको क्या किए असेंडिंग ऑर्डर में जो है सो बढ़ते क्रम में सजा लिए। अब यहाँ पर देखिए 10 टर्म तो अभी भी है, लेकिन चौथा और पांचवा जो है इसका मिडिल टर्म होगा। तो 4 इधर से छोड़ देंगे, 4 इधर से छोड़ देंगे, 21 और 23, 21 और 23 होता है 44, 44 को 2 से भाग देंगे तो ये 22 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है जब नंबर चेंज कर दिए, ठीक है, तो उस समय 22 आया और पहले क्या था 19 था। तो y और x में अंतर 22 है आपका y और पहले जो था वो 19 था। तो 22 में से 19 किया तो 3, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे हैं, जो हम बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन बता दे रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्या है जिसका अनुपात कितना है, उसके घनों का योग कितना दिया हुआ है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो यदि संख्या का अनुपात है तो उसको आप 2x 3x और 4x मान सकते हैं, ठीक है। तो तीनों संख्या है घन मतलब होता है क्यूब। यदि क्यूब करेंगे 2 का क्यूब होगा 8x क्यूब, 3 का होगा 27 और 4 का होगा 64। यदि तीनों को जोड़ेंगे तो 7 4 11 8 19 हो जाएगा, 6 2 8 8 1 9, ठीक है। 6 2 8 8 1 9 यानी कि 99 हो ना, 7 4 11 8 19 ये 99 एक्स क्यूब हुआ। और यहाँ पर आपके पास जो है सो 33 9 5 7 है। तो 99 एक्स क्यूब इक्वल टू 33 9 5 7। पहले 3 से काटेंगे तो 3 से देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा, 3 है 3 है, 3 3 9 3 9 में 27। अब फिर देखिए 3 से काटिए, 3 3 9 2 3 7 21 2 3 7 21 3 3 9। अब 11 से काटिए तो देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यदि 11 से 11 3 से 33 4 बचा 44 3 बचा 33, यानी कि एक्स क्यूब बराबर जो है वो आ गया आपका 343। तो यदि आप गौर करेंगे तो 343 जो है वो किसका क्यूब है, वो क्यूब है 7 का, यानी कि x बराबर यदि 7 ले लिया जाए तो ये 343 आ जाएगा। समझ गए, 7 गुने 7 7 7 49 49 7 343, यानी कि संख्या जो है सो 14 है, ठीक है, 21 है और 28 है। यदि इस सभी को जोड़ेंगे 8 1 9 4 13 2 2 4 1 5 1 6, यानी कि 63 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए कि लिखा हुआ है कि जब किसी बहुफलकी के शीर्ष किनारे और फलकों की संख्या दिया हुआ है तब इसका मान क्या होगा। तो आपको एक जो है वैज्ञानिक थे उनका नाम था आइलर, ठीक है। उन्होंने ही जो है सो फिगर काउंटिंग का एक सूत्र दिया था कि फलक जो होता है, ठीक है, उसका ये देखिए फार्मूला हम सामने में लिख दिए हैं कि f प्लस v जो होता है e प्लस 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो f यहाँ पे जो है फलक की संख्या है तो वही अपना लोग को निकालना है, और v और e दिया हुआ है, f निकालना है और प्लस v जो है आपके पास 10 है
और ई 15 217, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा 7। तो एफ एक्स का मान हो गया 7, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 माइनस 12, 21 में से 12 गया 9, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक्स वाई का जो है सो, यह क्वेश्चन जो है ना आपके सामने है स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को हम स्किप कर दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का आप जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, और हम जो है सो कमेंट में आंसर पिन भी कर देंगे, और आप लोग का देखते हैं कि किस तरह से आप लोग क्वेश्चन को बना पाते हैं, कितने तरीकों से। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए भी छोड़ दे रहे हैं, यदि नहीं होगा तो हम फिर तो बता ही देंगे, लेकिन आशा करते हैं कि इतना आसान क्वेश्चन है हर कोई बना लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है, ठीक है। उन दो संख्याओं में से एक संख्या जो है आपका -5/2 है। तो आप मान लीजिए कि -5/2 है, तो एक x होगा परिमेय संख्या, इसका गुणनफल -40/3 है। यदि इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, तो ये चला जाएगा, और ये देख लीजिए कि माइनस से जो है सो माइनस चला जाएगा, x बराबर 16/3 हो गया। तो आपका ये जो दूसरी x बराबर कितना हो गया 16/3। आप पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निम्न के बीच स्थित है, तो यदि इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये 3/16 हो जाएगा। इसको आपको करना है तो 16, 0.16 का 16 हो जाएगा, कहे कि 30 होगा तो फिर बचेगा 14, तो 16 8 128, इतना 2 अंक तक रहने दीजिए। अब देखिए कि 0.18 जो है किस में आ जाएगा, वहीं आंसर हो जाएगा। तो यदि यहाँ बात करें तो 0.2 है, इसमें तो आएगा नहीं। यदि यहाँ बात करें तो देखिए, अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, इसमें भी 2 से है तो इसमें भी नहीं होगा। अगर इसमें देखिए तो 0.2 तो यहाँ पे है, और यहाँ पे देखेंगे तो 90, तो 50 जो है सो ठीक है, और 40 बचेगा तो 50 8 है, तो इसमें भी है, इसमें 0.8 आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि 0.2, तो ये ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन अब एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, तो 1 और 5, ठीक है, और 0.18, तो ये संख्या जो है सो आपको इसके तो बीच में है नहीं, इसी के बीच में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कि दिया हुआ है कि दो संपूरक कोणों का अंतर जो है 20 है। मान लीजिए हम आपको अभी इससे पहले भी हम समांतर चतुर्भुज में बताए थे कि दो संपूरक कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, और यहाँ पर दोनों का अंतर 20 दिया हुआ है। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 200, तो x बराबर 100, x बराबर 100 तो y बराबर 80, ठीक है। तो p छोटा कोण है, तो 80 तिरिक 240 और -50 190 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब देखिए बोल रहा है x के साथ y का जो है सो व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है, यानी कि वैरी करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि x जो है सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y का। तो इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पे एक के हम नियंतांक ले लेंगे, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब x 3/5 है तो आपका k होता है 2/4, ठीक है। तो यहाँ से k का वैल्यू जो निकालेंगे तो 3.5 गुने 2.4 ये आ गया। तो उसी तरह बोल रहा है कि जब x 5.6 होगा, ठीक है, तो 3.5 गुने 2.4 बटा y कितना होगा। तो ये पॉइंट से एक वाला पॉइंट हटाइए, 7 पंचे 35, 7 8 56, ठीक है। और यदि यहाँ पे बात करें तो ये 10 नीचे आ जाएगा, तो 8 तिरिक 24, तो y बराबर जो हो जाएगा आपका, देखिए ये 10y बराबर हो गया 15, तो y बराबर हो गया 1.5, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। यदि इस क्वेश्चन को यदि आप देखेंगे तो देखिए दिया हुआ है कि ऊपर से खुला हुआ एक बक्सा जो है आपका 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है, इसकी बाह्य लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके आंतरिक सतहों पर जो है 150 रुपये प्रति मीटर के स्क्वायर की दर से पेंट करने की लागत क्या होगी। तो आपके पास जो है सो इस तरह का कोई बक्सा है, ठीक है। अब ये जो है सारा ये बाहरी मोटाई है। यदि हमको बोल रहा है अंदर से, तो 3 सेंटीमीटर मोटा है, तो और ऊपर का फलक खुला हुआ है, तो ये लंबाई 1.48 है, लेकिन 3 सेंटीमीटर इधर से भी कम होगा और 3 सेंटीमीटर इधर से भी कम होगा आंतरिक लंबाई में। तो आंतरिक लंबाई जो है सो अपने आप 1.42 होगा, क्योंकि 6 सेंटीमीटर घटा दिए। ठीक उसी प्रकार ये जो 1.16 इसका जो है सो चौड़ाई है, यानी कि ये, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर इधर से 3 इधर 3 इधर से 1.10 हो जाएगा।
और आपका ये जो है सो 83 सेंटीमीटर है, तो यानी कि ये 3 ही घटेगा, क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है, सिर्फ नीचे से पैक है, तो 80 सेंटीमीटर हो गया। 80 सेंटीमीटर को यदि मीटर में चेंज करेंगे तो 0.8 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए कि इसका जो बोल रहा है कि आपको अंत ये फार्मूला हो जाएगा 2 टाइम्स, देखिए इसका तो एक ही होगा नीचे वाला, क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है, तो L इंटू बी, ठीक है, इंटू 2 टाइम्स बी इंटू एच प्लस 2 टाइम्स L इंटू एच। अब इस सभी का यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। L और B यहाँ पे देख लीजिए कि आपका क्या है, L और B देखेंगे तो 1.42 इंटू 1.10, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स 1.10 गुण 0.8 प्लस 2 टाइम्स 1.42 इंटू 0.8। यदि इस सभी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.594, इतना मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। और 1 मीटर के लिए जो है 150 रुपये, इसलिए इतना मीटर का यदि इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 839.10 रुपया जो है लागत लगता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यह सभी क्वेश्चन का हमने डिस्कशन करवा दिया, आप देख भी सकते हैं। यदि आपको यह डिस्कशन बढ़िया लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि सभी अपडेट्स आपको मिलेगा जब आप बेल आइकन को दबा कर रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।